ओके, फॉर्मल है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल नॉटी किड्स। ठीक है, बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। Oh, some more are in the pipeline. चलो, anyway, before we start anything, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा इस तुमने पेपर के बाकी क्वेश्चन अटेंड कर लिए बेटे? सर मेरे को डाउट्स थे पहले कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा था कि आपने जो आंसर एक सेकंड वाले क्वेश्चन का ना मैंने 2-3 बार करा तो उसका आंसर की से मैच नहीं करा। ओके, आंसर किसे अलग आ रहा है? तीसरे वाले का 10 आ रहा था और 5 आंसर था। तीसरे वाले का उसमें 10 रूट ऑप्शन है या नहीं? हाँ, तो हो सकता है उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो मेरे को फोर्थ क्वेश्चन ने धोखा दिया। तीसरे में ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन भी मैचिंग के नहीं। सर ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे थर्ड में। और सर वो 16 वाले क्वेश्चन में 8 2 माइनस 8 और चलो वो तो इतना छोटा मोटा मिस्प्रिंट तो समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी देखते हैं क्या करें। अच्छा चलो ठीक है, ये सब पॉइंट्स है जो कि देखना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, तुमने अटेंड कर लिया सारे पेपर? बस इतना ही मुझे पता करना, तुमने किया? हाँ आज करोगे? नहीं अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ जी बेटे, इधर सबने अटेंड कर लिया? नहीं किया तुमने बेटे? हाँ हाँ, नहीं सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, चलो गुड। हाँ जी इधर अभी नहीं कर पाए, चलो एक ने डाउट्स नहीं कर पाए। ओके, अब ऑनलाइन में चलते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस है। ऑनलाइन में कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया पेपर बेटे? एक बार कुछ मैसेज कर दो यस यस करके, देखते हैं कितने यस आते हैं। अच्छा, हैंड रेस किए, मुकुंद ने हैंड रेस किए हैं, सौरभ, भूमि, आद्या, ध्रुव, बस 1 2 3 4 5 लोगों ने अटेम्प्ट किए। ओके, अर्नव से इसकी मैंने क्या? ध्रुव से इसकी मैंने किए हैं। सौरभ इज गेसिंग कि आज ऑफलाइन में 17 बच्चे हैं। ये सौरभ गेस्ट था या अच्छा इस तरीके से कुछ जज किया होगा एक दो इधर उधर करके? सर गेस्ट था। अच्छा गेस्ट था, हाँ लग ही रहा था। ये गलत है ना? तो गेस्ट में क्या होता है, ज्यादातर तो गलत ही होता है। चलो यार, हार्दिक और दूसरे इसकी पूरा नहीं किया अभी। चलो ठीक है, अब देखो ये मैंने ए वाला को भी पूछा था, ए वाले में भी सेम स्टेटस। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे से भी शायद गलती हो, मैंने काफी लेट दिया था, है ना? तो कोई बात नहीं, एक दिन और। कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत थे। किसमें? इंटीजर में आंसर रूट्स में आ रहा है, उससे क्या दिक्कत? तो तो इंटीजर को तो नियरेस्ट इंटीजर आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और नहीं ऐसे नहीं होता है। अब देखो सर इंटीजर का अगर एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आता है तो इन दैट केस नियरेस्ट आंसर देना होता है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अगर ऑप्शन चॉइसेस में लगता है कि ऑप्शंस गलत है और तुम्हारे ऑप्शन अलग है, इन दैट केस यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन द ऑप्शन। ये मैंने पिछले बार ही बताया था। और लेकिन उस ऑप्शन पे फिर नेगेटिव मार्किंग भी होगा, इन द सेंस कि मान लो ऑप्शन अगर गलत है, इन दैट केस दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव मार्किंग। और अगर तुमको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस है कि ये 4 गलत है जो ऑप्शन से और ये वाला मेरा आंसर सही है, तो देन यू शुड हैव द करेज टू आल्सो राइट इट डाउन। सर एक डाउट है सर, ऐसा आ रहा था 4.5 ऐसा आ रहा था सर, अब क्या हाँ, उसके लिए भी रूल, उसके लिए भी रूल, हर चीज के लिए रूल। ठीक है ना? मतलब बात आएगी। अब वो राउंडिंग ऑफ के रूल्स के अंदर आता है ना कि अगर मान लो 0.5 होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो देखो ऐसे नहीं है, रूल्स तो हर एक चीज के लिए, ठीक है ना? ऐसा मत सोचो कि सिर्फ 4.9 राउंड ऑफ होता है, हर चीज राउंड ऑफ होता है। आरव से इसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं, कैसे बता रहे हो कि आवाज आ रहा है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ बातें कर रहे हैं हम लोग तो उसकी आवाज थोड़ा बहुत आ रहा होगा। हाँ क्या बोल रहे हो? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है, सबको आ रहा है ना? देख रहे हो सब ने हाँ बोल दिया, बोलो। सर सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे पेपर में। हाँ उसी पे काफी हम लोग डिटेल चर्चा कर रहे थे, ठीक है? लाइक क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 और एक क्वेश्चन 13 का था। तुमने पूरे पेपर सॉल्व कर लिए?
सर यस। चलो गुड। तो एक काम करो, मैं जो ना एक दिन और टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ए वालों के साथ भी ये स्टेटस था, थोड़ा सा मैंने लास्ट मतलब लेट आंसर चॉइस पोस्ट किया था। तो एक काम करो, एक दिन और अटेम्प्ट कर लो, बाकी क्वेश्चंस है ना ऐसे, जैसे 2-3 क्वेश्चंस पे अभी आई थिंक आया है डाउट वाउट कुछ जो भी है, या गलत ऑप्शन या कुछ ऐसे बता रहे हो, तो ऐसे अगर एक आध और होगा तो देख लेंगे। अभी जैसे अभी एक और आया हार्दिक का है, 13th का आंसर क्या है? नहीं वो तो मुझे नहीं पता। बी नहीं होना चाहिए 13th का। क्या नहीं होना चाहिए? सर बी दे रखा और बी होना नहीं चाहिए उसमें। बी देखो, बी नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ सर वो इसका सो गया। वो 3 ऑप्शन दे रखे हैं R2 माइनस। चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, देख लो। चलो ठीक है, एक काम करो, इसको फिर कल जो है ना डिस्कस भी करेंगे, और कल एक एक जने को टर्न भी दूंगा मैं, जैसे बोर्ड का जो जगह है ना, जनरली मैं हर साल यही करता हूँ, जैसे 2 में डिवाइड कर लिया तो 2 जने आ जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जो डाउट होंगे, और अगर नहीं होता तो फिर मैं इंटरव्यू करूंगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे मेंटली प्रिपेयर रहना। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट फ्रिक्शन। बस बैठ जाओ। अभी वी वर डिस्कसिंग अबाउट फ्रिक्शन, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्या आवाज तो नहीं आएगा? एक्चुअली एसी तो चल रहा है 2 मिनट, देख लो, अगर ज्यादा जरूरत हो तो रख लो, कोई बात, बट अगर नहीं जरूरत हो तो छोड़ दो। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सर्कुलर मोशन विद फ्रिक्शन है ना एक्सेट्रा। आज हम लोग लीनियर वाला ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, बट विद अ लिटिल डिफरेंट दिस थिंग, और वो है, सपोज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 6 kg 8 kg F is equal to T। इस पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। अब मैं देखता हूँ कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो आइडियाज, क्योंकि इस पे काफी डिस्कस हुआ था, इनफैक्ट लंबा डिस्कशन हुआ था। और इसका जो μ1 है वो है 0.4 और इसका है 0.6। तो मैं इसको F1 लिख रहा हूँ, इसको F2 लिख रहा हूँ। तो तुमको बताना है F1 वर्सेस F2 एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। देख लो, तो फ्रिक्शन का ग्राफ F1 वर्सेस F2 का ग्राफ, सॉरी F1 F2 वर्सेस T का ग्राफ, और एक्सेलरेशन और T का ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन तो एक ही होगा ना इसमें, A1 A2 तो कुछ अलग से नहीं आएगा, है ना। इस बार तो ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि पीछे से पुश कर रहा हूं, तो या तो दोनों चलेंगे या तो दोनों नहीं चलेंगे, यही रहेगा। और जब चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस, इतना तो समझ आ गया। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एंड दैट इज, अगर μ1 बड़ा होता है, अगर ये 0.6 और वो 0.4 कर दूं, तो क्या दोनों अलग-अलग चलेंगे? इस क्वेश्चन में तो नहीं, किसी और क्वेश्चन का नहीं पता, पर इस क्वेश्चन में देखिए क्यों, क्योंकि तुम यहां से पुश कर रहे हो, 6 kg ब्लॉक आगे जा ही नहीं सकता है जब तक 8 kg ब्लॉक ना जाए, पीछे से पुश कर रहे हो, तो देखो 6 kg ब्लॉक आगे जा ही नहीं सकता है जब तक 8 kg ब्लॉक भी उसके साथ साथ ना जाए। इज दैट ओके? तो भी एक तो हो सकता है मैथमेटिक्स थोड़ा बदल जाता है, बट इस कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होता कि दोनों इकट्ठे चलेंगे अलग चलेंगे, दोनों को अगर चलना हो तो इकट्ठे ही चल सकते हैं, क्योंकि तुम पीछे से पुश कर रहे हो ना, ये इसके बीच में से तो नहीं निकल जाएंगे, है ना। बीच में से निकल सकता है क्या? नहीं, मूवीज में निकल सकते हैं, सलमान खान तो निकल ही सकते हैं, वो एक मूवी में है ना, कौन सा मूवी में है? हाँ, अब मुझे, हाँ, ट्रेन के बीच में सिर्फ नहीं, वो दीवार के बीच में से चला जाता है, किसी इंसान के बीच में से निकल जाता है, तो वो एक मूवी में है सलमान खान का, बट एनीवे रहने दो। चलो अब जल्दी करो, कोशिश करो कि अभी डिस्कशन ना करके थोड़ा सा अपना अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ग्राफ ड्रॉ हो गया? चलो गुड, इतना उधर जाने में तो लैपटॉप वैसे तो मेरा चार्ज ही है ना। F1 F2 अलग-अलग ग्राफ नहीं बने, वो तो ठीक है, लेकिन F1 F2 का ग्राफ तो अलग बनेगा।
हाँ F1 F2 और मैंने बोला ना कि दोनों फ्रिक्शन का ग्राफ और एक्सेलरेशन का ग्राफ अलग अलग से बनाना है। चलो अभी इसका डिस्कशन मोड में आ जाते हैं सो दैट टाइम ज्यादा भी वेस्ट ना हो जाए। आज कहां से स्टार्ट करें? हाँ बेटे तुमसे स्टार्ट करते हैं। तुम बताओ बेटे कि इसमें जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि F इक्वल टू 2 यानी फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू F1 और F2 तुम्हें कैसे कैसे ग्रेजुअली चेंजेस होंगे बताओ। 24 यानी 24 इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ दिस। तो पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होता है हर फ्रिक्शन के क्वेश्चन में, है ना, जहां पॉसिबल होता है। तो ये 24 हो गया, फिर ये हो गया 48, हां 48, हां 24 न्यूटन तक कुछ नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मूवमेंट नहीं होगा। तो 24 न्यूटन के बाद मूवमेंट होगा, 48 के बाद मूवमेंट होगा, 48 न्यूटन के बाद मूवमेंट होगा। सोच के देख लो अभी। हाँ किसी ने 72 बोला, अब देखो 72 न्यूटन के बाद मूवमेंट होगा। ना यू माइट से ये तो 48 बोला तो बड़ा फ्रिक्शन है, उसको ओवरकम करके आप क्या दिक्कत है? देखो तुमको सेकंड वाला ब्लॉक मूव कराना है या कंबाइंड मूव कराना? कंबाइंड, यानी क्या होगा, एक कंबाइंड बॉडी देख लो ना, तो टोटल फ्रिक्शन कितना आ गया? 72। यानी क्या हो रहा है, जब तक तुम 72 न्यूटन ना दो, इन दैट केस कंबाइंड बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल नहीं। ठीक है, ओके। अब आ जाता है इंडिविजुअल फ्रिक्शन। हाँ F1 और F2 के इंडिविजुअल वेरिएशन कैसे होगा? कुछ कुछ तो उन्होंने हिंट दिया, बट अभी पूरा आंसर तो हुआ नहीं ना। तभी F1 F2 के इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स कैसे होंगे? मतलब क्वेश्चन है कि F1 और F2 के वेरिएशन समय के साथ साथ कैसे कैसे होगा, उसका पैटर्न बताओ। जैसा भी कुछ 24 न्यूटन के बारे में कुछ कह रहे थे ना, तो उस 24 का क्या सिग्निफिकेंस है? यानी क्या हो रहा है, इसका वैल्यू 0 से लेके 24 तक पहले बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 न्यूटन तक F2 का वैल्यू 0, यानी 24 सेकंड तक F2 बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि F1 अकेले उस फोर्स को झेल लेगा। तो जब तक F1 उस फोर्स को नहीं झेल पाता तो F2 को तो पता ही नहीं चलेगा, है नहीं? तो देयरफॉर 24 सेकंड तक तो ये बढ़ेगा कौन सा, F1। तो ये F1 हो गया, उसके बाद ये हो गया फिक्स, ये हो गया F1 और ये हो गया 24 न्यूटन। ठीक है, चलो ठीक है। 24 सेकंड बाद क्या होगा? कब तक? यानी 24 सेकंड से लेके 72 सेकंड्स तक अब F2 बढ़ना शुरू करेगा। यानी अब ये हो जाएगा 24 सेकंड से 72 सेकंड्स तक। अब दोनों का एंगल्स मुझे बता दो जरा, इसका एंगल कितना होगा और इसका एंगल कितना होगा? हाँ जी बेटे, एंगल बता दो जरा दोनों के। दोनों 45 होगा, एक 45 दूसरा अलग, दोनों ही 45 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 24 से ऊपर अगर मैं फोर्स लगा 25 न्यूटन तो क्या होगा, पहले वाले तो 24 झेल लिया, तब 1 न्यूटन फोर्स दूसरे वाले पे होगा। तो यानी अब एक एक करके एक एक सेकंड पे एक एक न्यूटन बढ़ता जाएगा। कब तक? 72 सेकंड्स तक। तो देयरफॉर ये 72 सेकंड्स पे इसका फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते 48 होगा, क्योंकि एक 24 न्यूटन को संभाल रहा है, दूसरा 48 न्यूटन को संभाल रहा है, मिलके 72 तक। तो देयरफॉर ये इसके बाद ये। अच्छा, अगर मान लो एंगल को लेके कोई डाउट भी है तो देखो ग्राफ से ही निकल आता है। कैसे? ना ये 24, ये कितना हो 48, ये 72 है तो ये 48 हो, ये भी तो 48 है, तो 48 बाय 48 का 45 डिग्री। ये क्या 24 बाय 24, यानी कि ये भी 45 डिग्री। तो देखो दोनों ही 45 डिग्री पे ग्रो करेंगे और उसके बाद उनके वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगे। 72 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। 72 के बाद एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बता दो। इज दैट ओके? है ना? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम लेंगे। तो फोर्स T दिया है, फ्रिक्शन 72 है, यानी T - 72 नेट फोर्स अपॉन 14। तो यानी ये एक्सेलरेशन 72 तक तो होगा ही नहीं। तो 72 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं, ना 6 kg का ना ही 8 kg। उसके बाद दोनों के एक्सेलरेशन बढ़ेंगे। कैसे? ये बढ़ेगा और फॉरएवर बढ़ता जाएगा। कितना एक्सेलरेशन होगा ना, A4 = A8
is equal to t minus 72 by 40. ठीक है, that's okay. चलो ठीक है, you can treat it as some kind of a warm up question. अब हम आगे बढ़े, फाइन. अच्छा, अब हम वापस आते हैं सर्कुलर मोशन पे. एक कंसेप्ट समझाना है, सिखाना है, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बता दूं नहीं हो गया ना? ओके, एक्चुअली क्या सिंपल क्वेश्चन था, इसमें चलो लेट्स रोल ओवर नाउ. अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे एक क्वेश्चन के बहाने, एंड दैट इज सपोज एक फ्रिक्शनलेस टेबल में, यानी फ्रिक्शन ही गायब कर दें, फ्रिक्शनलेस टेबल में एक रिंग को रखा, रिंग ऐसे है, ये टेबल के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रिंग रखा है, और इस रिंग को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैं घुमा रहा हूं, ये ऐसे, और रिंग का जो मास है वो है सपोज m. क्वेश्चन इज फाइंड टेंसाइल फोर्स. ये थोड़ा अलग टाइप का हटके क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टार देके लगा होता है. फाइंड द टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन सर टेंसाइल होता क्या? हाँ बेटे, सर टेंसाइल होता क्या? टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है पुलिंग फोर्स. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि टेंसाइल फोर्स जनरेट क्यों हो रहा है ना. उसके लिए एक सिचुएशन विजुअलाइज करो, आई थिंक दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. इज दैट, मान लो मेरे पास एक गोल सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गोल सा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और कई बार देखा होगा यू नो डांस प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं जो कि घूमता भी. एक तो होता है कि गो टू द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, डीजे वीजे चल रहा है ना, और एक होता है इसमें प्लेटफॉर्म पे घूमता है. कम होता है बट लाइक दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप, तो हर जगह नहीं होता, कुछ बड़े बड़े जगह पे होता है ऑब्वियसली, बट होते हैं, ठीक है ना. और इसमें सपोज हमने क्या किया, हमने एक गोल सा प्लेटफॉर्म लिया, और प्लेटफॉर्म के एज पे सबको ऐसे ऐसे करके लेट्स हैव सम पीपल स्टैंडिंग, लेट्स से 10 15 20 जितने भी अकाउंट हो सकते हैं, बट इन अ सर्टेन मैनर. व्हाट इज दैट? सपोज सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के एकदम बिल्कुल एज पे खड़े, और हाथ लूज नहीं है कि ऐसे ऐसे करके, नहीं, हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच्ड, टाइट भी नहीं कि एकदम ऐसे करके खींचा, नहीं, वो भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से एक दूसरे के हाथ ऐसे पकड़ के रखे और बिल्कुल एज ऑफ द प्लेटफॉर्म पे हम खड़े. सिचुएशन क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं, बोल देते हैं कि प्लेटफॉर्म को घुमाओ, तो ये प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा, तो ऑब्वियसली फिर हम भी चलते रहेंगे घूमने, मतलब साथ साथ प्लेटफॉर्म के साथ साथ. अच्छा, अगर मान लो हम एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते, तो इन दैट केस क्या होता है, सब गिर पड़ते बाहर की तरफ. ये होता है जब गाड़ी ऐसे टर्न करता है तो हमें बाहर की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो दरवाजा बंद रहता है तो उससे हम अटक जाते हैं, या सीट के ऊपर बैठते तो फ्रिक्शन हमें रोक देता है, ये सब होता है. तो यहाँ पे भी लगभग ऐसे ही होगा, लेकिन एक चीज और होगा, पता क्या, कि मेरा बॉडी ऐसे देखना बाहर की तरफ जाने लगेगा ऐसे, लेकिन क्योंकि मैंने हाथ को पकड़ के रखा है दोनों तरफ, और ऐसे ही सब लोगों ने पकड़ के रखे अपने नेबर्स के, तो क्या होगा, आप देखना ऐसे करके हाथ टाइट हो जाएगा. ठीक है, तो ये टेंसाइल फोर्स है. तो ये सिचुएशन से आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टेंसाइल फोर्स. तो जरूरी थोड़ी कि इंसान हो और हाथ पकड़ के रखे, ये एक मॉडल रिंग के साथ भी तो होगा. रिंग के जो पार्टिकल्स है, जैसे ही घुमाओगे तो इसे बाहर की तरफ जाना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन कोई तो उसको रोक रहा होगा. कैसे? यही वाला चीज जो टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है. ठीक है, टेंसाइल फोर्स कैसे जनरेट होगा या किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. किस डायरेक्शन में जनरेट होगा टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन? किसी भी पॉइंट पे, हाँ, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर. ओके, द वन आंसर इज टुवर्ड्स सेंटर. हाँ जी, अच्छा, ये टुवर्ड्स सेंटर यानी रेडियल डायरेक्शन, लेकिन रेडियल इनवर्ड्स, रेडियल आउटवर्ड्स. दिस व्हाट यू से. हां, जल्दी बेटे. अब बाकी ऑनलाइन में भी बेटा आंसर कर सकते हो तुम लोग, वो दर्शक मत बन जाओ, बिकॉज़ अदरवाइज फिर वो पार्टिसिपेशन ही खत्म हो जाएगा. तो तुम लोग भी आंसर करो कि ये सर पॉइंट पे दो डायरेक्शन में लगेगा टेंजेंशियली. हाँ, एक मिनट आ रहा हूं मैं. तो ये जो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा इस रिंग में, इसमें किस डायरेक्शन में होगा? लेकिन ऑनलाइन में क्या ना, बहुत सारे इकट्ठे हैं ना, तो स्ट्रीमलाइन करना मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए कोशिश करो कि माइक्रोफोन ना यूज करो और मैसेजेस से देना, क्योंकि मैसेजेस मेरे सामने है, मैं देख पाऊं. हाँ जी बेटा, जल्दी. हिंट मिला इसलिए या सोचे थे पहले? ओके, एक्सप्लेन करो इसको. सर, जैसे आप अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि साइड वाले पर हैंड्स टाइट हो जाते हैं. हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये जो हाथ देखना ऐसे टाइट हो जाए, ये टाइट कैसे हुआ? ऐसे हुआ. नाउ इज दिस रेडियल? ये अगर गोल होगा तो रेडियल तो नहीं हुआ. ये कौन से डायरेक्शन में होगा? सर्कमफरेंस के उसके साथ हुआ, यानी कि टेंजेंशियल, यानी देयर विल बी अ टेंजेंशियल टेंसाइल फोर्स जनरेटेड एवरीवेयर. फोर्स तो
धीरे धीरे आउटवर्ड से लगेगी ना, तभी तो हम हमारे डायरेक्शन दोनों साइड। हाँ, now however अगर टेंजेंशियल अगर आंसर हम एक्सेप्ट भी कर ले, in that case एक क्वेरी भी क्रिएट होगा, is that सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए। अगर हर चीज टेंजेंशियल हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? यस, ओके, इधर से भी आंसर आया है, प्रियंक ने बताया टेंजेंशियल, सौरभ ने भी बताया टेंजेंशियल, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बेटे, टेंजेंशियल कौन देगा? अच्छा नहीं, इधर तो रिपीट हो रहा है। हाँ, टेंजेंशियल वाला अगर टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शनलेस बोला था मैंने पहले। हाँ जी, ट्राई करो, थोड़ा जल्दी ट्राई करो। द क्वेश्चन इज टू द अदर एंड आल्सो, ऑनलाइन में भी, कि अगर मान लो टेंसाइल फोर्स जो जनरेट होगा वो टेंजेंशियल होगा तो सेंट्रीपिटल कौन देगा? और डिस्क तो देखो नॉर्मल रिएक्शन देंगे जो कि वेट को संभालेगा, और कोई फोर्स डिस्क नहीं दे सकता क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। और सर टेंसाइल फोर्स ही दे सकता है सेंट्रीपिटल? आर यू आस्किंग या आंसर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है। दोनों ही दे, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों दे रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ, देखो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। आगे बोलो। ओ सर हम अगर डिस्क के अंदर खड़े मुझे लगा कुछ आंसर होता है। हाँ, हम अगर डिस्क के एज में खड़े तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे वेट को तो नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म संभालेंगे, तो इसलिए वो अलग चीज होगा। हम तो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना, सेंट्रीपिटल वगैरह। हाँ जी बेटे, कोई आंसर उधर से सेंट्रीपिटल? ओके, प्रियंक ने बताया कि नॉर्मल रिएक्शन, नहीं नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं होगा, कुछ और होगा। हाँ, वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल आंसर कभी नहीं दिया था, अगर याद होगा मैंने मना किया था कि जब भी अगर ऐसा कोई फोर्स होता है ना कि पूछा जाता है कि भाई सर्कल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो आंसर इज सेंट्रीपिटल फोर्स ये दे रहा है। यू कैन नॉट से कि आंसर इज सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इज ऑलवेज द क्वेश्चन। तो कौन दे रहा है? ओके, प्रथम में से इस बार स्यूडो फोर्स, आर्यन सेज की टेंशन। आर्यन टेंशन तो टेंजेंशियल डिस्कस हो रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो कैसे रिकंसाइल करोगे? हाँ, कंपोनेंट, यानी टेंजेंशियल जो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा ना उसके कंपोनेंट। नाउ यू माइट से टेंजेंशियल का कंपोनेंट ना, ये ना एग्जैक्टली एक पॉइंट पे जब टेंजेंशियल होगा तो अगर मैं एक सेक्शन लेता हूं तब समझ में। सो लेट मी ड्रॉ अ सेक्शन। तो मैं काम करता हूं, यहां से एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं। देखो मैं ट्रिपल स्टार जे नहीं, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, अलग टाइप का। ये डी थीटा एंगल, तो मैं काम करता हूं, मैं इस छोटे से सेक्शन का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम, इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ एंगल डी थीटा, मैं इसको अलग से ड्रॉ करता हूं। तो इसको बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूं। ये हो, ये इसका स्ट्रक्चर है, या जो भी ये ठीक है। तो ये हो गया डी थीटा और ये हो गया डी थीटा बाय 2। तो पता क्या होगा, टेंजेंशियली टेंशन ऐड करेगा हर सेक्शन पे, तो हर सेक्शन पे टेंजेंशियली मतलब क्या? ये तो रेडियस हो गया ना, ठीक, तो उसके परपेंडिकुलर। सिमिलरली इधर भी एक परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो सेंटर पॉइंट है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। ध्यान से देखो एंगल्स, ये डी थीटा बाय 2 है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस डी थीटा बाय 2। तो बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय 2। ये एंगल समझना जरूरी है, एक बार एंगल्स देख लो अच्छे से। क्लियर हो पा रहा है? या मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं? देखो दोबारा मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगा? ऐसे होगा, यहां पे ऐसे है, तो इस पॉइंट पे 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये ऐसे कनेक्ट करो। तो ये है डी थीटा बाय 2, ये देखो डी थीटा बाय 2। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होता तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल क्या होता है? 90 माइनस डी थीटा बाय 2, और ये भी एक टेंजेंट है। मतलब देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट ये जो सेंटर लाइन है ना उसके साथ टेंजेंट तो ये वाला है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और उससे डी थीटा एंगल इधर आ गया तो उससे भी एक टेंजेंशियल होगा। तो ये टेंजेंशियल टेंसाइल फोर्स है T, और ये भी टेंजेंशियल है। तो यानी उसी सेक्शन में थोड़ा सा अलग इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टेंजेंट मतलब होता है रेडियस के परपेंडिकुलर।
तो ये अगर रेडियस होता है तो उसका परपेंडिकुलर ये टेंसाइल फोर्स। सिमिलरली ये भी अगर रेडियस होता है इसके भी परपेंडिकुलर टेंसाइल फोर्स। और सेंटर पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ये वाला लाइन है, तो ये वाला एंगल d थीटा बाय 2 होगा। एक बार जरा अच्छे से देखो, पहले तो इस पे सवाल पूछो कि d थीटा बाय 2 समझ आ रहा है या दिक्कत हो रहा है? ओके, देखो हो क्या रहा है, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, ये समझो अच्छे से। कौन सा एंगल मैं बता दूं, मैं एक आपको अल्फाबेट्स लगा देता हूं। चलो O A B C और ये जो पॉइंट है ना ये D है, ठीक है। एंगल ODC ये टेंसाइल P है, एंगल ODC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट वहां पे परपेंडिकुलर होगा सेक्शन के, है ना। ओके, एंगल OAB ये भी 90 डिग्री, एंगल OAB ये भी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल OA सॉरी एंगल A ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल ADO ये भी 90 डिग्री, समझ आ रहा? एंगल ADO वो भी 90 डिग्री। A पॉइंट ये वाला पॉइंट है सेंटर वाला, ये D वाला पॉइंट है और O तो ये है ही। आई थिंक ओके है, ठीक है। एंगल AOD कितना है, इक्वल टू d थीटा बाय 2। तो जरा ट्रायंगल OAD देखो, ट्रायंगल OAD देखो जरा, उसमें क्या होगा, एंगल OAD क्या होगा, OAD 90 माइनस d थीटा बाय 2। लेकिन एंगल O समझ में आ रहा है, एंगल OAD 90 माइनस d थीटा बाय 2, क्यों? क्योंकि ये d थीटा बाय 2 है, एक 90 है, तो x मान लो, तो x प्लस d थीटा बाय 2 प्लस 90 मिला के 180, तो देखना आएगा 90 माइनस d थीटा बाय 2। तो यानी एंगल OAD ये एंगल हो गया 90 माइनस d थीटा बाय 2, एंगल देख लो। लेकिन एंगल OAB है ना, वो तो 90 डिग्री है। तो therefore एंगल BAD कितना होगा, इक्वल टू एंगल OAB माइनस OAD, ठीक है। यानी कितना हो गया, अपने अपने वैल्यूज पुट करके देखो, आप एंगल चेक करो। पुलिंग टेंजेंशियल मतलब ये इस सेक्शन के परपेंडिकुलर, हर सेक्शन के परपेंडिकुलर आपस में टेंसाइल फोर्स होता है ऐसे। तो हर सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर होंगे। अब एंगल्स क्लियर है, यानी अब देखो जरा, हां एंगल्स अभी क्लियर नहीं हो रहे, हो गया कंफर्टेबल है एंगल्स? ओके, अब देखो ये जो T फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और ये वाला जो T फोर्स है इसके भी एक कंपोनेंट इधर होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल कर रहा है, T cos d थीटा बाय 2 और इधर भी जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा T cos d थीटा बाय 2। ये दोनों फोर्स देखो आपस में कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये वाला T उसका T cos d थीटा बाय 2, ये वाला T उसका भी T cos d थीटा बाय 2, देखो अपोजिट टू ईच अदर, एक ही टेंजेंट पे तो नहीं। लेकिन अंदर की तरफ भी तो फोर्स जनरेट होगा ना, कौन सा, T sin d थीटा बाय 2 वाला। तो इस T का भी एक T sin d थीटा बाय 2 आएगा, उधर वाले T का भी एक T sin d थीटा बाय 2 आएगा, यानी अंदर की तरफ जो टोटल फोर्स जनरेट हो रहा है वो है 2T sin d थीटा बाय 2। इज दैट ओके? हां जी, अरे d थीटा बाय 2 हो जाएगा ना सर, वो दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। हां T cos d थीटा, एक मिनट मैं आ रहा हूं। ओहो, तो d थीटा बाय 2 हो जाएगा। हां मैं उसी पे आ रहा हूं। हां बेटा, सर दोनों कैंसिल आउट हो गए, पर सर आपने एग्जांपल दिया था तो सर हमारे हम फील करते हैं कि हमारा हार्ट स्ट्रेच हो रहा है। नहीं फिर हम टेंशन को करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नेट। अब मैं एक चीज बताऊं, मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे दो जने यहाँ पे पुल कर रहे हैं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो क्या मुझे कुछ फील नहीं होगा? तो मुझे टेंशन फील होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को नेट फोर्स है ना। पर ऐसे भी हो सकता है कि इधर से कोई 80 न्यूटन से खींच रहा है, कोई इधर 60 न्यूटन से खींच रहा है, अभी भी मुझे टेंशन फील होगा और अब मैं मूव भी करूंगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स भी तो आ गया। मान लो फ्रिक्शन नहीं है,
फ्रिक्शन से रुक सकता है बट मान लो फ्रिक्शन नहीं है, इधर से 80 आ रहा है, इधर से 60, तो अब मैं मूव भी करूंगा और मैं खिंचाव भी फील करूंगा क्योंकि खींच रहा है ना, एक 80 एक 60 भले अनइक्वल हो, तो देयरफॉर मूवमेंट इज डिफरेंट थिंग और फीलिंग ऑफ फोर्स इज अ डिफरेंट थिंग। अब मान लो मैं इस वॉल पे लीन कर रहा हूं ऐसे करके, तो मेरे कंधे पे एक फोर्स तो फील कर रहा हूं, इस वजह से नहीं कि मैं जरूरी कि मैं मूव भी करूं, पर यहाँ पे फोर्स फील हो रहा है। अभी बताओ कि ये फोर्स कंप्रेसिव है या टेंसाइल है? कंप्रेसिव। क्यों? क्योंकि दबाव हो रहा है। अच्छा वो ये तो दिख ही नहीं रहा है तो कैमरा के बाहर, पर चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पे लीन नहीं कर सकता तो सारे शर्ट में वो लग जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए वहां गया था। तो एनीवे आई वाज एक्चुअली जस्ट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो मैं पूछ रहा था कि कौन सा टाइप का फोर्स जनरेट होगा, तो आंसर इज कंप्रेसिव, है ना, आंसर इज कंप्रेसिव। इतना तो पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि मैं मूव भी करूंगा, तो फोर्स एक फीलिंग होता है। तो अगर मान लो दोनों तरफ से अगर कोई खींच रहा है मुझे, तो मुझे टेंसाइल फोर्स का फीलिंग होगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं मूव भी कर रहा हूं, दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स होगा तो मूव तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे खिंचाव फील होगा ऐसा करने जैसे कोई खींच रहा है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ टेंशन। सेम प्रॉब्लम है रोप में भी। क्या होता है, अगर मान लो रोप ऐसे खींच रहा हूं, रोप कहीं नहीं जा रहा है पर टेंशन हर जगह पे, और अगर मैं थोड़ा ज्यादा खींचूंगा, इधर कम खींचूंगा, तो रोप मूव भी कर जाएगा। तो इसलिए मूवमेंट और फोर्स का फीलिंग, इन दोनों को मर्ज मत कर दो। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, कभी दोनों होता है, कभी एक होता है। टेंशन तो इक्वल, देखो ये जो हम लोग थ्रेड ले रहे हैं ना, ये जो थ्रेड ले रहे हैं, इसमें इसलिए इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि अगर भी अनइक्वल हो जाए, इन दैट केस इसके एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो देयरफॉर बैलेंस तो होना भी इन एनी केस चाहिए। लॉजिकली समझ रहे हो ना, बैलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, इन दैट केस एक टेंजेंशियल नेट फोर्स आ जाता है, और अगर टेंजेंशियल नेट फोर्स होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा आर, यानी अल्फा भी होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा या तो घटेगा, लेकिन ओमेगा तो कांस्टेंट से घुमा रहा हूं मैं, तो देयरफॉर इन एनी केस ये दोनों फोर्स बराबर होना ही था। खैर मैथमेटिकली आ भी गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन मुद्दा है कि ये वाला जो फोर्स है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि टेंशन का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, ये वो वाले कंपोनेंट, तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहे हैं? ना टेंसाइल फोर्स का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? ना 2t sin d theta by 2 is providing the centripetal force. सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर r, ये होता है dm। हाँ, तो इस बार m की जगह क्या लिखोगे? m की जगह क्या लिखोगे? कोई ट्राई करो बेटा, रुआनी, m की जगह क्या लिखोगे? dm ओमेगा स्क्वायर r। हाँ, कौन बोल रहे हो? कोई बोल रहे थे ना अभी? सर dm ओमेगा स्क्वायर r। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन dm लिखने से नहीं चलेगा, dm को मुझे किसी थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। dm लिखोगे, ये dm है, dm की जगह क्या लिखोगे? हाँ बेटा, तो लेंथ हो गया सर m by 2 pi r into dm। इनटू वाला गलत बता दिया, m by 2 pi r into r d theta इज राइट। क्या होगा? m into d theta by 2 pi, ये होगा। क्यों? एक चीज बताओ जरा, ये जो मास है, isn't it spread over a total angle of 2 pi? So this mass is spread over a total angle of 2 pi, तो mass per unit angle क्या होगा? m by 2 pi, m by 2 pi, तो d theta एंगल का मास क्या होगा? m by 2 pi into d theta, ठीक है। ये एक तरीका है, बट कई बार नहीं, इतना कन्विंस नहीं करता, तो मैं इसके एक दूसरा तरीका बताता हूं जो इन्होंने पहले बताया, एंड दैट इज मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? m by 2 pi r, और इस छोटे से सेक्शन का लेंथ क्या होगा? r d theta, तो मास, इस छोटे से सेक्शन का मास क्या हुआ? मास पर यूनिट लेंथ यानी m by 2 pi r इनटू इसका लेंथ यानी r d theta, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं जैसे हम लोग लगाते हैं, क्लास 6 7 से कर रहे हैं, तो r r कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? m d theta by 2 pi, यानी m d theta by 2 pi, ये लिख लो। अब वो कैसे डिराइव किया, अगर लिखना है तो लिख लो, मैंने तो ओरली बता दिया, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बट अगर तुमको लगता है कि नहीं 2 महीने बाद कहीं भूल ना जाए, तो इसको साइड में कहीं लिख लो कि टोटल मास m, मास पर यूनिट लेंथ m by 2 pi r, therefore mass of this section is equal to m by 2 pi r into r d theta, r r कैंसिल करो तो देखो m d theta by 2 pi आएगा, वही आएगा into ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ओके, तो बताओ बेटे, जब एंगल्स बहुत छोटा होता है तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है? थीटा। cos थीटा का बता रहा हूं, तो यानी क्या होगा? एंगल जब बहुत छोटा होता है तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा।
So therefore sin d theta by 2 will be approximately, हाँ जी बेटे, sin d theta by 2 will be approximately d theta by 2 नहीं होगा। पर देखो जब थीटा बहुत छोटा होता है, सोच के देखो, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। यहां पे क्या है, sin d theta by 2 है, instead of theta there is d theta by 2। तो देखो जब d theta by 2 बहुत छोटा होगा तो sin d theta by 2 will be approximately d theta by 2। यानी इसको हटा दो, यानी इसको लिख लो 2t into d theta by 2 is equal to m d theta omega square r by 2 pi। तो d theta कैंसिल कर दें, 2 को कैंसिल कर दो तो टेंसाइल फोर्स का वैल्यू आ गया। तो t is equal to m omega square r by 2 pi। t is equal to m omega square r by 2 pi। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं डायग्राम से कुछ, किसी को पूछना है इसमें से? तो यानी जो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा है ना, इस केस में वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। हाँ नहीं देखो, these are slightly different kind of questions, इसके लिए थोड़ा सा previous experience भी चाहिए, और आप एक बार experience होगा तो आप इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे तो then you will be in better condition to answer it, है ना। हर चीज देखो एग्जाम में सर ये बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चन था क्या? ये रिजल्ट वैसे अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, एंड दैट इज अगर रिंग घूम रहा है तो इन दैट केस के अंदर जो टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर r by 2 pi। इसको ऐसा सर फ्रिक्शन इन पुली भी ऐसे ही होता है ना? हाँ बेटे, सर फ्रिक्शन इन पुली भी ऐसे ही करते हैं ना? हाँ वो अलग चीज है, वो कभी और देखेंगे। चलो हाँ बेटा, जब आया हमारा तो लेकिन सर जो भी इंडिया स्टार्ट में जो आर्टिकल नहीं रीजन तो कुछ नहीं, वो तो कुछ और रिजल्ट आता तो फिर क्या कर, बाई पाई आता तो फिर कैसे एक्सप्लेन कर, इसलिए ऐसे कुछ नहीं कि उसके कुछ वो है, इट इज जस्ट दैट इफ द डेरिवेशन गिव दिस रिजल्ट, ठीक है, उसको कैसे इंटरप्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू समथिंग एल्स, कंटिन्यू विद फ्रिक्शन अगेन, ठीक है, एंड दैट इज सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे पुली लिया, ओके, और ये एक टेबल है, ये सेंटर है, तो यानी ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये टॉप व्यू है, ये एक्चुअली टॉप व्यू है, समझा गया? ओके, सपोज ये 8 केजी और ये 4 केजी, ये पुली फिक्स है यार, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है सपोज r। क्वेश्चन इज अगर मान लो यहां पे मैं एक ऑब्जर्वर को बैठा देता हूं व्हाटएवर, तो उसको क्या नजर आएगा, ठीक है, तुम बताओ बेटा क्या नजर आएगा? ये ऑब्जर्वर पुली पे बैठा हुआ है, टेबल रोटेट कर रही है, हाँ टेबल रोटेट कर रहा है तुम्हें, ठीक है, हाँ बेटा क्या नजर आएगा? अगर इधर से भी किसी को आंसर करना तो कर सकते हो, ठीक है ना, बट कोशिश करो कि टाइप कर, हाँ बेटा। क्वेश्चन इज दैट ऐसे एक टेबल है और उसके थोड़ा सेंटर से हट के कोई एक जगह पे पुली को फिक्स कर दिया, है ना, और 2 धागे लगा दिए, 2 मासेस को रख दिए और टेबल घूम रहा है, नहीं फ्रिक्शन लेस है फिलहाल, ठीक है। हाँ बेटा क्या नजर आएगा इस पर्सन को? ये दोनों मासेस को देख रहा है, तो मैं पुली पे बैठा हूं, पुली ऐसे है और 2 धागे हैं, 2 मासेस है, मैं इन दोनों मासेस को देख रहा हूं मैं, तो मुझे क्या नजर आएगा? वैसे मैं सेंटर पे भी बैठ सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हां ओके, अपोजिट मतलब क्या है? अगर टेबल एक डायरेक्शन से तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, ओके मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इस दैट
मान लो ये टेबल पहले से घूम रहा है और किसी ने इन दोनों मासेस को ऐसे पकड़ कर रखा, इसको भी पकड़ कर रखा, इसको भी पकड़ कर रखा, और ये मासेस पुली वुली सब टेबल के साथ साथ घूम रहे हैं और छोड़ दिया। अब बताओ क्या नजर आएगा, क्योंकि एकदम टेबल को स्टार्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। ओके, कुछ कुछ आंसर्स आए हैं, आरव और अजितेश ने आंसर दिए हैं। ओके, लेट मी रीड आउट द आंसर्स। पहले तो आंसर आया कि उसके रेस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक्स का कोई एक्सेलरेशन होगा। ओके, दैट्स वन आंसर। पर ये तो अनसर्टेन हो गया ना कि किसके ऑब्जर्वर की तरफ होगा, किसके ऑब्जर्वर के अगेंस्ट होगा। अजितेश ने आंसर दिया 8 kg विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, 4 kg विल मूव आउट ऑफ द ऑब्जर्वर। सर इस बार जी की बजाय एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा सर, उनके रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सर, और एक टेंशन जनरेट होगी। डाउनवर्ड वाला वर्ड यूज करो, क्यों? मतलब कि राइट वर्ड सर, राइट वर्ड। हाँ, राइट वर्ड या आउटवर्ड कह सकते हो, दैट्स अ बेटर आंसर। ठीक है, आई थिंक यू आर राइट इन दैट रिस्पेक्ट, बट चलो एनीवे आई विल स्टिल अलाउ एन अटेम्प्ट कि इस ऑब्जर्वर को या इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा। ये दोनों मासेस को देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर हटा देता हूं। इस ऑब्जर्वर को इन दोनों मासेस के बारे में क्या नजर आएगा, उनको क्या, मतलब व्हाट विल द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व? ऑपोजिट, चलो ठीक है मान गया मैं। किस डायरेक्शन में? देखो ऑपोजिट दो तरीके से हो सकता है कि 8 kg वाला अंदर आए, 4 kg वाला बाहर जाए, या 8 kg वाला बाहर जाए और 4 kg वाला अंदर आए। Okay, now Ajita's answer is the reverse, and there is 8 kg will be inwards and 4 kg will be the outwards. What's your opinion? Okay, इसका रीजन क्या है? नहीं, उसके रीजन पूछ रहा हूँ, रीजन क्या है? ना नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इस बार नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है बताओ जरा। नॉर्मल रिएक्शन से वेट को बैलेंस कर रहा है, मूवमेंट में कोई नजर वो नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम ही नहीं है। हाँ बेटे, तो यार नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस हो रहा है तो उसका कोई मोशन कंसीडर्ड नहीं है। हाँ, यानी क्या होगा, उसका कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है ना। तो इट्स नॉट नॉर्मल रिएक्शन, इट्स एक्चुअली द स्यूडो फोर्स दिस टाइम। कैसे ना, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वर रखता हूँ जो कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ बैठा है, तो क्या होगा ना, इसका एक्सेलरेशन इनवर्स है, तो देखो देयर विल बी स्यूडो फोर्स आउटवर्ड्स, देयर विल बी स्यूडो फोर्स आउटवर्ड्स। यानी ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक्चुअली बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन भी तो डेवलप होगा, टेंशन भी तो डेवलप होगा या नहीं, है ना। ओके, अब एक काम करता हूं, लेट अस से इसका स्यूडो फोर्स ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर r 8 kg और m ओमेगा स्क्वायर r 4 kg, तो ऑब्वियसली 8 kg वाले का स्यूडो फोर्स ज्यादा है, यानी इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक काम करो, स्यूडो फोर्स टेंशन, स्यूडो फोर्स टेंशन, और लेट अस एज्यूम कि ये अंदर आ रहा है a से और ये बाहर जा रहा है a से। एज्यूम करने में क्या है? अगर मान लो गलती से उल्टा होगा, क्योंकि दो आंसर्स आए, इधर से एक आंसर आया, इधर से एक और आंसर आया, तो जो भी करेक्ट होगा गलत होगा देख लेंगे। तो पहले काम करो, इसके इक्वेशन लिखो, जल्दी इक्वेशन लिखो। इस दोनों सर m ओमेगा स्क्वायर माइनस t इज इक्वल टू 8a। बताओ 8 kg वाले का इक्वेशन बताओ। सर m ओमेगा स्क्वायर r, हाँ, यानी 8 m मतलब 8 हो गया ना, तो 8 ओमेगा स्क्वायर r r माइनस t इज इक्वल टू 8a। 8 है, और दूसरा t माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 4a। ओके, दो इक्वेशंस आ गए ऑनलाइन से, ठीक है। चलो अब ऑफलाइन में भी बताओ, ये इक्वेशन दो, तुम लोग भी ये सेम इक्वेशन वेट करोगे या तुम्हें लगता है कुछ चेंज करना चाहिए? -4 ही होगा, क्योंकि आप दोनों अलग-अलग साइड पे। हाँ, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तभी देखो t पॉजिटिव है, ओमेगा स्क्वायर r देना है ना। यानी इक्वेशन में मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है ना। यानी क्या होगा, रेडियस के अलोंग जो दोनों के एक्सेलरेशंस होंगे वो आ जाएंगे। अब सॉल्व करके अगर a का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ हमने क्या माना है, 8 kg वाला बाहर जा रहा है और 4 kg वाला अंदर आ रहा है, हमने तो ये माना है। इसको मानने के बाद इक्वेशंस लिखा है, और इक्वेशन सॉल्व करके अगर a का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो यानी जो डायरेक्शन हमने माना वो सही है, और अगर नेगेटिव आ जाता है, माइनस माइनस कुछ आ जाता है, तो यानी हमने उल्टा करो, हम डायरेक्शन बदल देंगे, है ना। तो यानी क्या करूं, ऐड कर दूं, ऐड करने से p खत्म हो गया, तो यानी 4 ओमेगा स्क्वायर
R is equal to 12A, तो एक सर वो m नहीं होगा उधर सर 4m ओमेगा स्क्वायर r लिखा है आपने सर 4 ओमेगा स्क्वायर आ रहा होगा। अच्छा ठीक है 4 ओमेगा स्क्वायर r नहीं हाँ, तो 4 ओमेगा स्क्वायर r is equal to 12A, तो A आ गया 1/3 ओमेगा स्क्वायर और आंसर का साइन क्या है पॉजिटिव, यानी जो डायरेक्शन में सोचा वो पॉजिटिव। सही हो गया। ओके चलो ठीक है, अब जो मेरा क्वेश्चन था वो असली क्वेश्चन इज दैट सपोज अब मैं इनमें म्यू का फ्रिक्शन भी डाल देता हूं, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सर मिनिमम। उसमें टेंशन की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और दूसरे वाले ब्लॉक पे मैंने पहले बोलता है इस दैट टेबल पे जब घुमा रहा था मैं, तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के ओमेगा स्टेबलाइज होने दिया, उसके बाद छोड़ा। अब टेंजेंशियल कुछ नहीं, ठीक है ना, अब टेंजेंशियल कुछ नहीं। टेंजेंशियल पता कब होगा कि मान लो ऐसे पुली और ब्लॉक वॉक रख दिया और सडनली टेबल को घुमा दो, तो ब्लॉक्स तो घूम नहीं रहे थे, टेबल को तो घुमा दिया, अब टेंजेंशियल भी चाहिए उसके एडजस्टमेंट के लिए, तो वो अब छोड़ दो, जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि टेबल जब घूम रहा था तो मैंने ब्लॉक्स को स्टेबलाइज कर दिया, पकड़ के रखा दोनों ब्लॉक्स कि कहीं चला ना जाए, और फिर थोड़ी देर बाद रिलीज कर दिया। तो पहले तो फ्रिक्शनलेस था तब रिलीज किया था, अब फ्रिक्शन के साथ है। यानी अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितना मिनिमम ओमेगा दूं या कितना मैक्सिमम ओमेगा दूं कि ब्लॉक्स डू नॉट स्लिप। क्वेश्चन कई बार उल्टा भी होता है, इज दैट म्यू का मिनिमम वैल्यू बताओ गिवन एन ओमेगा, म्यू का मिनिमम वैल्यू बताओ कि ब्लॉक्स स्लिप ना करें। हाँ मिनिमम में ना करे और मैक्सिमम में ना क्या बोलते हैं, मिनिमम में स्लिप करना स्टार्ट करे और मैक्सिमम में स्लिप ना करे, तो बात तो एक ही होगी, आंसर तो हमें एक ही देना होगा। एंड करेक्टली पॉइंटेड आउट, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ओमेगा ब्लॉक ओमेगा मैक्स सो दैट द ब्लॉक्स डू नॉट स्लिप, कि ब्लॉक्स स्लिप ना करे उसके लिए ओमेगा मैक्स। सर हाँ बेटे सर मैक्सिमम में तो सर 8 kg वाला ब्लॉक आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगा और 4 वाला इनवर्ड, और सर मिनिमम की केस में उल्टा होगा। इसमें ना मिनिमम कुछ है नहीं, मिनिमम तो 0 हो गया ना, इसमें कोई मिनिमम कुछ नहीं कि ओमेगा तो फिर मैक्सिमम बताओ कि यू नो डू नॉट स्लिप, ऐसे कुछ नहीं। हाँ ओमेगा मैक्सिमम स्लिपिंग या ओमेगा मैक्सिमम फॉर नॉट स्लिपिंग, ये दोनों वैल्यूज हम सेम माने, ठीक है। आ गया? हाँ म्यू के टर्म्स में आएंगे ऑब्वियसली। हाँ पहले वाले में 8 kg आउटवर्ड ज्यादा हमने माना था, और उसके बाद आंसर पॉजिटिव आ गया, यानी हमने जो डायरेक्शन माना वो सही है, यानी 8 kg बाहर जाएंगे 4 kg अंदर आएंगे, ये वाला। चलो अजितेश इट्स ओके, अमीन अजितेश बोल रहे कि मैंने गलती से उसको उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं चलेगा, मैं समझ गया था। तो इस बार का इक्वेशंस क्या होगा, बतानी है। हाँ एक सेकंड, इस बार के इक्वेशंस लास्ट इनके टर्न था। हाँ बेटा तुम इक्वेशन बताओ बेटा इस बार, अरे बना रहे हो, चलो ठीक है, तूने बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह? हाँ बना लिया, क्या फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा बता जरा इसका 8 kg का। हाँ किस तरह, व्हाट ही इज सेइंग इज दैट कि 8 kg वाले ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया जाए, यानी 8 म्यू जी, म्यू एम जी होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस केस में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, तो 8 म्यू जी इज सपोज्ड टू बी अप्लाइड इन द फ्री बॉडी डायग्राम टुवर्ड्स लेफ्ट। डू यू एग्री? ठीक है ना, ऐसे क्यों एग्री कर रहे हो? क्योंकि 8 kg वाला बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन उसको कोशिश करेगा रोकने, तो देयरफॉर अगर मैं 8 kg वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो एक इस तरफ हो गया, कौन सा 8 म्यू जी, 8 म्यू जी, और एक हो गया 8 ओमेगा स्क्वायर आर, और कुछ टेंशन भी आएगा, इधर टी आएगा, और ये तीनों मिला के बैलेंस्ड है, ये आएगा। ओके दूसरे वाले बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, ये 8 kg का लगेगा, और अब हम बना रहे हैं 4 kg का, तो 4 kg का क्या होगा, इधर तो हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला, इस बार क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए फ्रिक्शन भी इधर हो जाएगा, यानी 4 म्यू जी, सॉरी कितना, हाँ वही 8 म्यू जी, तो इस बार 4 म्यू जी। हाँ सर
ग्राफ तो अंदर ही चलता है पर टेंडेंसी तो बहुत जानी किसका? फोर के जी ब्लॉक की। देखो अगर अकेले रखोगे तो यही होगा, ऐसे तो देखा जाए इसका मान लो 8 केजी और ये 4 केजी, इसका टेंडेंसी क्या है? नीचे जाने का, इसका भी नीचे जाने का, पर जाता ये नीचे ऊपर ये जाता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो कोई दिक्कत नहीं, टेंडेंसी के हिसाब से हमेशा जाएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, तो इसका हो गया और बस टी आ गया, देख लो। तो अब क्या करेंगे ना, ये फोर्सेस जस्ट बैलेंस्ड होगा। अगर तुम जस्ट बचाना चाहते हो कि स्लिप ना करे तो यानी बैलेंस करा दो, यानी क्या होगा ना, T प्लस 8 म्यू जी इज इक्वल टू 8 ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, T इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 4 म्यू जी, तो उसको ही पुट कर लेता हूं, है ना। तो इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 4 म्यू जी प्लस 8 म्यू जी इज इक्वल टू 8 ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको उधर लेके चले जाओ, है ना। तो हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 12 म्यू जी, यानी ओमेगा मैक्सिमम आ गया इक्वल टू हाँ √3 into म्यू जी बाय आर, 3 म्यू जी बाय आर का अंडर, 3 म्यू जी देख लो, 3 म्यू जी बाय आर का अंडर, ये हो गया ओमेगा मैक्स, जिससे तुम इसको घुमा सकते हो। देखो इसको दो तरीके से लिखेंगे, एंड दैट इज ओमेगा मैक्स इतना होगा सो दैट ऑब्जेक्ट स्लिप ना करे, ठीक है, ये एक लैंग्वेज होगा। एक और क्या है ना, ओमेगा मिनिमम ये होगा सो दैट ऑब्जेक्ट जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करे, तो यानी ओमेगा उससे ज्यादा रखना पड़ेगा। ओमेगा मिनिमम ये होगा कि जिसमें जस्ट स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट करने वाला है ना। तो दिस इज अ बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन जब हो तो ये इधर का भी है उधर का भी है, अब वो लैंग्वेज पे है कि तुम इस तरफ से बताना चाहते हो उस तरफ से बताना चाहते हो, बॉर्डर लाइन कैसे है। चलो तो मैं मिटा दूंगा सर, क्लियर है? हाँ बेटा ओके, कुछ पूछना है इधर? सर मिनिमम 0 कैसे होगा? मिनिमम 0 मतलब सर ओमेगा मिनिमम, नहीं सर आपने मिनिमम भी पूछा था। नहीं मिनिमम लैंग्वेज समझो, यही मैक्सिमम का भी आंसर है और यही मिनिमम का आंसर है, लैंग्वेज में फर्क है। कैसे ना, ओमेगा मैक्सिमम की बॉडी स्लिप ना करे तो ये आंसर है, ओमेगा मिनिमम की बॉडी स्लिप करना शुरू करे तो भी ये आंसर है। ऐसे ना बॉर्डर लाइन को तो तुम इस तरफ भी मान सकते हो उस तरफ भी मान सकते हो, बस अपने लैंग्वेज के हिसाब से बता देना। लेकिन अगर ये बॉर्डर लाइन केस है तो ये बाकी इससे कम है और बाकी उससे ज्यादा, तो बस यही तो बताना होता है कि ये बॉर्डर लाइन क्या है ना, इधर वाले से ज्यादा होना चाहिए उधर वाले से कम होना चाहिए। तो मिनिमम टू स्टार्ट स्लिपिंग और मैक्सिमम टू नॉट स्टार्ट स्लिपिंग, तो वो बॉर्डर लाइन हो गया, तो इसलिए आंसर यही है। इसलिए मिनिमम 0 नहीं होगा, ये प्रियंक ने भी 0 कुछ आंसर दिए हैं, आरव ने भी दिए हैं और सौरभ ने भी दिए। ये a इज इक्वल टू 0 का भी कुछ आया हुआ है, पता नहीं क्या है। सर मैंने इक्विलिब्रियम ने देखा था तो मैंने एक ही टर्म से दिया, ए 0 पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा। नहीं इस बार एक्चुअली a का 0 है नहीं, बट चलो कोई नहीं, मतलब a रेडियल का जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर r होगा, तो हमने ओमेगा स्क्वायर का r के हिसाब से किया। चलो नहीं कोई बात नहीं, एक्चुअली a 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट ऑन द टेबल। अगर तुम a का 0 बोलना भी चाहते हो तो इन दैट केस क्या करना, a इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। वो मास के साथ एक बोला था ना कि एक बंदा मान लो खड़ा है वो देख रहा है सब, तो उसके हिसाब से एक्सेलरेशन 0 है ना। हाँ चलिए ओके, दैट वाज अनदर क्वेश्चन। अभी अब हम लोग और एक क्वेश्चन पे चलेंगे, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए आज खत्म तो नहीं हो पाएगा, बट इसका मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, ठीक है ना, इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड सा लगे। और वो ऐसा, सपोज मैं एक काम करता हूं, ये एंगल लेता हूं सपोज 37 डिग्री, ठीक है, स्पेसिफिक टू सम वैल्यूज बताऊंगा, और यहां पे एक मास रखा है और एक रॉड से कनेक्ट किया गया, मासलेस रॉड।
ये याद रखना, लिख लो कहीं पे मासलेस रॉड, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, फिगर फिर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होगा। ये दोनों, ये रॉड से क्या किया मैंने, दोनों मासेस को बांध दिया, यानी ये दोनों मासेस अब अलग नहीं हो सकते, अब अलग नहीं हो सकते। तो क्या होगा, चलना होगा तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, नहीं चलना होगा तो दोनों इकट्ठे रेस्ट पे रहेंगे। यहां तक ठीक है? ओके, सपोज ये हो गया 10 kg और मान लो ये 20 kg। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है मान लो μ इज इक्वल टू 0.1 और इसका है μ इज इक्वल टू 0.8 37। चलो इसको थोड़ा सिंपल करो, 1, इसका μ1 है, इसका μ1 0.1 है और इसका μ2 है, ये इससे बड़ा भी कर सकता हूं 0.5 कर लो, ठीक है। μ1 0.5 है और μ2 1 है। ओके, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, विल द सिस्टम मूव और नॉट मूव? तो पहला क्वेश्चन है, विल द सिस्टम मूव, और अगर मूव करते तो एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा, ये दो क्वेश्चन है। इसके लिए मैं अलग अलग सेट्स ऑफ वैल्यूज ले रहा हूं, μ1 इज इक्वल टू और μ2 इज इक्वल टू, तो इसको अलग अलग वैल्यूज पे सॉल्व करूंगा, μ1 और μ2। तो पहला जो पेयर है उसमें μ1 0.5 है और μ2 1.0, लेकिन इसको और सॉल्व करूंगा। तो ये बताओ कि बॉडीज, दोनों बॉडीज मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये दोनों बॉडीज मूव करेंगे या नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे। प्रियंक तुमने कमेंट किया दैट इज मिनिमम तो 0 होगा, फिर स्लिप करेगा या स्लिप करेगा ही नहीं। आई डोंट नो वेदर इट वाज विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्कुलर वाला क्वेश्चन, बट व्हाटएवर इट वाज, तो 0 नहीं होगा, जो वैल्यूज आया था वही होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी दिया था। अच्छा, इसमें अलग अलग वैल्यूज लेंगे, पता क्या, एक बार इसका वैल्यू कम इसका ज्यादा, कभी इसका ज्यादा उसका कम, इस तरीके से हम लोग वैल्यू सिलेक्ट करके लेंगे और फिर देखेंगे क्या, ठीक है। तो दूसरा हो गया इसका 1.0 और इसका 0.5। फर्स्ट केस में नहीं चलेगा, सेकंड केस में चलेगा। देखो अभी इतना जल्दी से मैं जजमेंट नहीं करना चाह रहा, तो इसी को एक्सप्लेन करना है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। एक बार सोच के रखना घर में, ठीक है ना, एंड देन वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही टाइम है, वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड tomorrow, but we have another agenda also, and that is I hope you would have by that time solved the paper also, remaining questions, और फिर जो डाउट्स बचेंगे वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर मूव करेगा सर फर्स्ट केस में। ओके, ऐसे कुछ आ रहा है, चलो ठीक है, एक बार देख लेंगे, है ना, कल भी देख लूंगा, ये वैल्यूज हम लोग कल दोबारा करके डिस्कस करेंगे। चलो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।